मॉर्निंग स्टूडेंट, सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे हैं। संधि हमने आपको स्वर संधि व व्यंजन संधि समझाई थी। अब आपकी आती है लास्ट संधि, थर्ड नंबर पर विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग आप सभी जानते हैं कि विसर्ग किसे कहते हैं। इस तरह से विसर्ग में ये डॉट्स बनते हैं, ये विसर्ग हमेशा है की आवाज़ देते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन आता है। यही परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। यही परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। देखिए, अधोगति, अधोगति, अधः प्लस गति, अधोगति। विसर्ग का ओ में परिवर्तन किस प्रकार होगा? देखिए, यदि विसर्ग से पहले तथा बाद में अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आ हो, इसमें लिखा है ना आ हो, विसर्ग से पहले या बाद में आ हो, जैसे ये है, विसर्ग का ओ हो जाता है तो मन है प्लस अनुकूल। तो यहाँ पर बाद में उन्होंने कहा, उसने आपकी पुस्तक में लिखा है कि बाद में ये पहले, तो यहाँ पर बाद में आ है इसीलिए यहाँ पर इसका ओ हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार विसर्ग के स्थान पर और अ के स्थान पर इस तरह से ओ होकर मनोनुकूल हो जाएगा। मनः प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। यदि विसर्ग से पूर्व अ और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग ओ में रूपांतरित होता है। जैसे देखिए, मनो प्लस हर, मन है प्लस हर, यहाँ भी हमारा क्या है? मन है प्लस हर, मनो हर। नेक्स्ट देखिए, मनोयोग, मनः प्लस योग, मनयोग। मनोविकार, मन है प्लस विकार। मनोरथ, मन है प्लस रथ, मनोरथ। पयोधर, पयोधर, पय प्लस धर। अधोगति, अधोगति, अध प्लस गति। नेक्स्ट देखिए, विसर्ग का रा में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, बाद में कोई स्वर या विसर्ग किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे देखिए, निर्लोभ। तो निर्लोभ में आपने इसमें क्या बताया, एक बार और समझिए। आ और अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो बाद में कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का, चाहे कवर्ग हो, पवर्ग हो, टवर्ग हो, तो उसका पांचवा वर्ण या य, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग का र हो जाता है। देखिए यहाँ पर, निहि प्लस लोभ, निर्लोभ। निहि प्लस मल, निर्मल। निहि प्लस आशा, निराशा। निहि प्लस धन, निर्धन। दुह प्लस बुद्धि, दुर्बुद्धि। नेक्स्ट है दुह प्लस जन, दुर्जन। नेक्स्ट है आपका दुह प्लस लभ, दुर्लभ। दुह प्लस गुण, दुर्गुण। नेक्स्ट देखिए, विसर्ग का श में परिवर्तन। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर तथा बाद में च, छ, श होने पर विसर्ग का श हो जाता है। देखिए किस प्रकार, दुष्चरित्र, तो दुह प्लस चरित्र। कोई भी स्वर तथा बाद में च, छ, श होने पर विसर्ग का श हो जाता है, तो विसर्ग का यहाँ पर श हो गया, तो दुह प्लस चरित्र। निहि प्लस चल, निश्चल। दुह प्लस चक्र, दुष्चक्र। नि प्लस च, निश्चय। विसर्ग का स में परिवर्तन देखिए, विसर्ग के बाद त या स होने पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे दुह प्लस साहस, दुस्साहस। दुह प्लस सह, दुस्सह। नि प्लस संतान, निसंतान। दुह प्लस तर, दुस्तर। नमः प्लस ते, नमस्ते। नि प्लस संकोच, निस्संकोच। नेक्स्ट देखिए, विसर्ग का श में परिवर्तन देखिए। विसर्ग से पहले ई या ऊ तथा बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे
दुष्परिणाम हमारा शब्द है, अगर हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर शय हमारा आधा है, उसके स्थान पर यहाँ पर विसर्ग आया, तो दुह प्लस परिणाम दुष्परिणाम, दुह प्लस प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति, नि प्लस ठूर निष्ठुर। नेक्स्ट देखिए, दुह प्लस कर्म दुष्कर्म, नि प्लस काम निष्काम, नि प्लस कलंक निष्कलंक। विसर्ग का लोप संबंधी नियम, विसर्ग से पहले आ और बाद में कोई भिन्न स्वर आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतएव अतः प्लस एव अतः। विसर्ग का लोप तथा पूर्ण स्वर का दीर्घ होना, यदि किसी विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और पूर्ण स्वर दीर्घ हो जाता है। पूर्ण स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। कैसे? देखिए, नीरज, तो नि प्लस रज नीरज। क्या बताया एक बार फिर से समझिए, यदि किसी वर्ग के आगे, किसी विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और पूर्ण स्वर दीर्घ हो जाता है। नि प्लस, अब यहाँ पर इसके आगे, विसर्ग के आगे क्या है? र। तो जब हमने इसको संयोजन किया तो हमारा ई की मात्रा क्या है? इसमें दीर्घ हो गई, नीरज बन गया। सेम ये यहाँ पर भी इसी प्रकार से देखिए, नि प्लस रस नीरस। विसर्ग में परिवर्तन का नियम, विसर्ग से पहले अ तथा बाद में क या पा होने पर विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे प्रातः काल है। एक बार फिर से समझिए, विसर्ग से पहले अ तथा बाद में क या पा होने पर विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर विसर्ग से में परिवर्तन देखिए, विसर्ग से पहले आ तथा बाद में क, विसर्ग से पहले यहाँ पर व्यंजन में हमारा आ है, प्रातः है, उसके बाद हमारा का भी है यहाँ पर, तो इसका चेंज नहीं होगा, सेम उसी की तरह आएगा। प्रातः काल है, अंतः कर्ण, अंतः कर्ण। इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे नियम दिए हुए हैं संधि के, जिसमें आपको समझना और स्मरण करना आवश्यक है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए, संधि सदा दो वर्णों के बीच में होती है। संधि होने पर ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के पारस्परिक मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि प्राय 5 प्रकार की होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल के कारण परिवर्तन हो तो व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में आए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को पुनः पूर्वावस्था में ले जाना संधि विच्छेद कहलाता है। तो इस प्रकार हमने आपको बहुत सारे नियम्स बताए, आपको कुछ उदाहरण भी दिए, तो सभी परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, स्मरण करें और उदाहरणों द्वारा अभ्यास करें। धन्यवाद।